हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशांक गुप्ता है। मुझे अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ACF-RFO 2019 एग्ज़ाम के माध्यम से रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पद का चयन हुआ है, जिस पे जो कि मैंने 2019 के अंदर प्रीलिम्स लिखा था उसका, और उसका जो मुझे मेंस है वो मैंने उसको 2020 के अंदर दिया था, और इंटरव्यू मैंने अभी 2021 मार्च के अंदर दिया है। तो इस एग्ज़ाम के माध्यम से मुझे RFO पद यानी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पद के लिए मेरा चयन हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीटली कम्प्रीहेंसिव तरीके से बताना चाहूँगा अपनी स्ट्रेटेजी को, ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू देना चाहूँगा, एक आउटलुक देना चाहूँगा जो भी मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान इस चीज़ को मैंने पढ़ा और मैंने उससे क्या क्या सीखा। आशा करता हूँ आपके लिए वो कुछ उपयोगी होगा। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी एक DKT प्लेटफॉर्म मतलब दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म पे ही प्रीलिम्स से रिलेटेड एक कंप्रिहेंसिव वीडियो बनाई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उस पर मैंने सब कुछ बताया है कि सोर्स कहाँ से आपको पढ़ सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं, मैंने कैसे पढ़ा, अप्रोच क्या रहनी चाहिए, पेपर कैसे सोल्व करना है। तो उस वीडियो के माध्यम से आप प्रीलिम्स के बारे में बेसिकली हर चीज़ समझ जाएंगे। और बाकी आप अपनी खुद की भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, जो भी आप फॉलो करते हैं, बट उससे आपको कुछ एक आइडिया मिल जाएगा, जो कि मैंने फॉलो किया। अब बात कर लेते हैं मेंस की। इसका जो मेंस होता है उसमें टोटल 7 पेपर होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल 1400 मार्क्स का मेंस होता है और 150 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू होता है। तो टोटल 1550 मार्क्स मतलब 1550 मार्क्स के टोटल प्रीलिम्स और टोटल 7 पेपर मेंस के, और आपका इंटरव्यू की टोटल 1550 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनती है, जो कि मेरिट लिस्ट उसी बेस पे बनेगी आपकी। अब ये जो 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, इसमें 7 पेपर में पहला दूसरा पेपर GS का होता है, जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। उसके अंदर क्या होता है, जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, या करंट अफेयर्स है, या इवन UPG के है, सब कुछ वही पूछा जाता है। लेकिन वो भी मेंस में ऑब्जेक्टिव बेस आते हैं पहले 2 पेपर। उसमें एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा करनी होती है, वो है स्टैटिस्टिक्स इसमें और पूछा जाता है, या फिर क्वांट रीजनिंग भी हम कह सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपका कुछ डायग्राम दे देंगे आपको, वो बार डायग्राम हो गया या ग्राफ्स बना देंगे, या डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, कुछ डाटा दे रखा होता है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं, वहीं से आपको उसको इंटरप्रेट करना होता है और वो आपको सॉल्व करना होता है। वो आप इजीली कर लेंगे अगर आप 2-3 साल के बस प्रैक्टिस कर लीजिए पेपर, और नहीं भी करेंगे तो भी आप उसको पढ़ के इजीली कर लेंगे। वो बहुत आसान होता है, बस डाटा को आपको इंटरप्रेट करना होता है। थोड़ी सी क्वांट रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आपने जो CSET में करी होगी वही आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर को रेफर करिए और उसमें देखिए कि कहाँ से वो पूछ रहा है, मतलब क्वांट रीजनिंग वो कहाँ से पूछता है और वो सिर्फ किस टॉपिक पे फोकस करता है। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, बहुत जो ईजी होती है, और तो उस तरीके से आप थोड़े से उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, उनके फॉर्मुलेस वगैरह या उनका जो बेसिक कंसेप्ट है, तो आपका ईजिली आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अच्छा, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ होता है ये, और इसके अंदर टोटल इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर ज़्यादा स्कोर करने से आपके मेंस का जो ओवरऑल स्कोर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर लिखने को नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ या तो आपको आता है या नहीं आता है, या तो सही होगा या गलत होगा, कुछ भी ज़्यादा सही या ज़्यादा गलत नहीं होता इसमें। तो चूंकि इसमें आपको आप ज़्यादा सही करने की आपकी स्कोप रहता है, और इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल लिस्ट में भी मैटर करते हैं। तो खास की इस पेपर को, इनमें आप कोशिश करिए 200 मार्क्स में जो 400 मार्क्स का GS का पेपर हो गया, उसमें 300 मार्क्स लाने की कोशिश करिए आप। तो आपका ओवरऑल मेंस की जो मार्क्स होंगे वो बहुत बढ़ जाएंगे, और आपका बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको आगे इंटरव्यू वगैरह के स्टेज पे और आपकी फाइनल लिस्ट में जब आपकी मेरिट बनेगी। तो ये मैंने GS का बताया। अच्छा, हिंदी का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हिंदी के लिए क्या होता है, इसमें 3-4 सेक्शन आते हैं। जैसे गद्यांश आता है इसके अंदर, और वो भी 200 मार्क्स का ही पेपर होता है हिंदी का भी, और 3 घंटे ही मिलते हैं। गद्यांश है आपका, वो आप इजीली बस पढ़िए उसको, उस हिसाब से क्वेश्चन दे रखे होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं आपको। इसमें शीर्षक वगैरह भी लिखना होता है एक लाइन के अंदर मैक्सिमम। देन उसमें पत्र लेखन आता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विस एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर एक मास्टर वीडियो दे रखी है पत्र लेखन की, मैंने उसको रेफर किया था और वहीं से सीखा था कि पत्र लेखन कैसे करने हैं। उसके बाद आते हैं मुहावरे। इसमें मुहावरे के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे ही रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर एक मुहावरे की वीडियो बनी हुई है, वो पढ़ सकते हैं, या कोई भी एक हिंदी की बुक परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप मुहावरे थोड़े से रिवाइज कर सकते हैं। वैसे बहुत जनरल मुहावरे आते हैं, जो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप हिंदी बेल्ट से हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया से हैं, और खास की UP के ही हैं, ज़्यादातर आई थिंक UP के ही मुझे देख रहे होंगे, तो वो लोग क्या उन लोगों की ऑटोमेटिकली हिंदी अच्छी होती है, तो आप इजीली उसको कर जाएंगे। वो बहुत जनरल होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें कुछ UP की बोली आती हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बाघेली, इन सब भाषाओं के बारे में थोड़ा सा आप
3-3 4-4 लाइन का कंटेंट तैयार कर लीजिए और यूपी के मैप में ना इनको मार्क करना सीख लीजिए। तो अगर कोई भाषा का क्वेश्चन आता है तो यूपी का मैप बना के उन भाषा को वहाँ पर दिखा दीजिए कि इन डिस्ट्रिक्ट में ये भाषा बोली जाती है, उससे बहुत अलग इंपैक्ट पड़ेगा। और इसमें ना 2 निबंध आते हैं जो 50-50 मार्क्स के होते हैं। उन निबंधों के लिए क्या कर सकते हैं आप, चूंकि अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप क्या कर सकते हो, निबंध के लिए आपको स्पेसिफिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत जनरल होते हैं, बहुत करंट टॉपिक पे आते हैं। जैसे इस बार कोविड के ऊपर आया था, इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर आया था। अच्छा, जो इंडिया चाइना रिलेशन वाला मैंने अटेंड किया था उसमें मैं बताना चाहूँगा, उसमें मैंने इंडिया चाइना का मैप बताया। उसमें जो इंडिया चाइना की अभी जैसे जून के अंदर जो क्लैश हो गया था 2020 में गलवान वैली में पेंगोंग ज़ो के पास, तो मैंने दिखाया कि देखो ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये मैकमोहन लाइन है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, ये गलवान वैली है, ये पेंगोंग ज़ो लेक है। तो ये दिखाने से, और उसको मैंने हिंदी में लिखा उस शब्द को, तो वो दिखाने से कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है कि ऐसे के अंदर भी आप वो मैप बना सकते हैं। मैप ही बनाइएगा, ज़्यादा डायग्राम मत बनाइएगा ऐसे में। अगर मैप का स्कोप है तो मैप बना सकते हैं आप, और फिर अपने ऐसे को उसमें कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे लिखने में सिंपल होता है, आपको पहले बताना होता है इंट्रो में आपको स्टार्ट करना होता है कि मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ ऐसे में, मतलब मैं क्या बताने वाला हूँ ऐसे में। बॉडी के अंदर जो बताना है वो बताना है आपको। बताने में क्या बताना है, जैसे इंडिया चाइना रिलेशन है तो भाई इंडिया चाइना रिलेशन का हिस्ट्री बता दीजिए आप। मल्टी डायमेंशन लिखना है, मतलब आपको उसका साइंटिफिक रिलेशन बता दीजिए, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या बोन ऑफ कंटेंशन है, कहाँ कहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और ये क्लैश क्यों हुआ, इस क्लैश को कैसे बचाया जा सकता है। हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, जैसे ऐप बैन कर दिए, इकॉनमी से FDI रोक दी उनकी ऊपर, या फिर हमने हमारी जो डिफरेंट टॉक्स चल रही थी मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं नॉर्थन कमांड के, तो वो उनकी जो डिफरेंट टॉक्स चल रही थी, डिप्लोमेसी का हमने इस्तेमाल किया। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो SCO की समिति में उनसे बात करते हैं। तो अलग अलग जो हमारे या फिर हमारा जो अलग अलग तरीका है डील करने का, तो वो आपको बताना होता है इसके अंदर। और कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने GS में पढ़ा है बस उसी को आपको लिखना होता है हिंदी के अंदर सिंपल लैंग्वेज में। तो ये तो रहा हिंदी का जो मैंने तैयारी करी थी। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शनल की, चूंकि इसमें 2 ऑप्शनल सेलेक्ट करने होते हैं और उनके टोटल 4 पेपर आते हैं। एक ऑप्शनल मैंने लिया था एनवायरमेंटल साइंस, एक लिया था फॉरेस्ट्री। इन दोनों ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी ही भी मैंने DKT प्लेटफॉर्म पे डाल रखी है, आप उनको रेफर कर सकते हैं उनको इन डेप्थ समझने के लिए। तो ये तो रहा मेंस 1400 मार्क्स का। अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की, जो 150 मार्क्स का होता है। तो टोटल 1550 मतलब 1550 मार्क्स में से 150 मार्क्स का मेंस इंटरव्यू है आपका। तो इसलिए आप देख सकते हैं इसकी 10% वेटेज है, 90% वेटेज आपकी मेंस की है। तो इंटरव्यू की वेटेज 10% है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड या प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि भाई इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट है या इस तरीके से मेहनत करनी है। मेंस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस पे आप ज़्यादा फोकस करिए, और जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। ऐसा ना सोचिए कि भाई मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ाई मेंस से पहले करने लग जाऊँ। पहले आप मेंस पे फोकस करिए, उसको क्लियर करिए। इतना वो टाइम जरूर देते हैं कि इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छा मेंस लिखा है तो आप उस पीरियड के बीच में भी तैयारी कर सकते हैं रिजल्ट से पहले। तो इंटरव्यू के लिए क्या करना है मैं वो आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की है इंटरव्यू क्लियर करने में, क्योंकि मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं 3 महीने में, मतलब मेरा पहला इंटरव्यू दिसंबर में था 2020 के, देन फिर जनवरी में मैंने दिया कमीशन के अंदर 2021 के, और फिर मार्च में दिया, 8 मार्च को मेरा इंटरव्यू था 2021 का ही। तो ये 3 इंटरव्यू मैंने 3 महीने में लगातार दिए। अब कहाँ फर्क रहा मेरा पहला इंटरव्यू और दूसरे तीसरे इंटरव्यू में, मतलब कहाँ मैंने गलती करी, क्या क्या मैंने सीखा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मैंने सबसे निचोड़, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजिंग पॉइंट मैंने पाया वो ये पाया कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा कि हाँ मुझे सारा कुछ कंटेंट पड़ा है, मेरी पर्सनैलिटी पे मुझे भरोसा है, मैं उस काबिल हूँ कि इस पद को पा सकता हूँ और चयन हो सकता हूँ। मैं उन जो इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं उनके सामने मैं जवाब दे सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, और मेरी पर्सनैलिटी उस लेवल की है कि मैं उस पद पे जा सकता हूँ, मैं वो ऑफिसर बन सकता हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस है, वही सबसे कीमत चीज़ है आपके लिए इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। बाकी सारी चीज़ एक तरफ और कॉन्फिडेंस एक तरफ। तो मेन फोकस आपको रखना है अपना हाई कॉन्फिडेंस पे। पहला इंटरव्यू का मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। उस इंटरव्यू के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस लो रह गया था। तो क्या हुआ, मेरे को देखिए नॉलेज में तो एक्सपैंड नहीं किया होगा 3 महीने में, जब मैं 3 इंटरव्यू दे रहा हूं तो नॉलेज में कोई फर्क नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस कम था। उस वजह से मैं अपना इंटरव्यू ना अच्छी तरीके से नहीं दे पाया, मैं अपने आप को ढंग से नहीं बता पाया जो मैं हूं। तो कहीं ना कहीं वहीं मेरा एक लैक रह गया, और वहीं मेरे को मुझे लगता है कि इंटरव्यू में मेरे पहले वाले में कम मार्क्स आए होंगे। तो आपको यही फोकस करना है कि आप कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखिए अपना। वो कोई मतलब कॉन्फिडेंस नॉट द की, इट इज द ओनली की। ये एक ऐसी चाबी है जिसके माध्यम से आप इवन किसी भी स्टेज को क्लियर कर सकते हैं। आधा रास्ता तो वैसे ही पार कर लेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो कॉन्फिडेंस बहुत आपका हाई होना चाहिए, अपने पे भरोसा होना चाहिए, कहने का मतलब अपने कंटेंट पे, अपनी पर्सनैलिटी पे।
2-3 चीजें मैं और बताना चाहूंगा इसके अंदर। आपको ना लीडरशिप रोल की क्वालिटी दर्शानी है इंटरव्यू के समय, क्योंकि आप एक लीडर बन रहे हैं, आप एक ऑफिसर पद पे जा रहे हैं, आपके अंदर काफी सारे लोग काम करेंगे, आपको बहुत सारी चीजों को डील करना है। तो लीडर क्या होता है, वो एक इन्फ्लुएंशियल होता है, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है, वो बहुत ज्यादा चीजों पर डिपेंड नहीं रहता है। इसलिए आप भी ना एक लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी ना डिफरेंट होती है। जो इंटरव्यू है ना वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये ना कोई कॉलेज वाला इंटरव्यू या फिर कोई जॉब वाला, प्रोफेशनल जॉब या प्राइवेट जॉब वाला या एमबीए वाला इंटरव्यू नहीं है, ये एक सिविल सर्विस वाला इंटरव्यू है। इसके अंदर वो ना आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी जो है ना वो कोई आपका सिर्फ कंटेंट नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, आपका बिहेवियर भी है, वो सभी चीज़ पर्सनैलिटी का पार्ट है। और वो ज़्यादातर इसी चीज़ पे फोकस करते हैं। वो आपकी 2 मेन क्वालिटी को जज कर रहे हैं, एक तो लीडरशिप और एक इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में सभी क्वालिटी इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, बहुत एक कंप्रिहेंसिव क्वालिटी इंटीग्रिटी। तो ये इन 2 क्वालिटी को आपकी चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 2 क्वालिटी को दर्शाना है उनके सामने कि हाँ मेरे पे ये 2 क्वालिटी हैं, हाँ मेरे पे डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, हाँ मेरी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, हाँ मैं होनेस्ट हूँ, मैं इंटीग्रिटी है मेरे पास, तो ये या मैं एम्पैथेटिक भी हूँ। तो ये सारी क्वालिटी को आप ध्यान रखिए बैक ऑफ द माइंड जब अपने आंसर को आप कर रहे हैं। और मैं कुछ थोड़ा बहुत तरीका बताऊंगा आपको। जैसे इसके अंदर क्या है कि आप ना सिंप्लिसिटी एंड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सिंपल रहिए, जितना सिंपल रहेंगे उतना आप बेटर बता पाएंगे। और आप ना हमेशा ओरिजिनल वर्जन को, मतलब जो आप हो, जैसे मैं शशांक गुप्ता हूं तो मैंने कोशिश करी कि मैं अपना ओरिजिनल शशांक को रिप्रेजेंट कर सकूं उनके सामने। मैं कुछ बनने की कोशिश ना करूं, मैं किसी को फॉलो करने की या किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करूं। मैं जो भी हूं, मैंने जो भी किया है, जो भी पढ़ाई करी है, जो मैंने गलतियां करी हैं, या फिर जो मेरी वीकनेस है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं सब कुछ खुल के बताऊं, राइट जस्टिफिकेशन के साथ। अच्छा, इंटरव्यू के ना आपके पास हर क्वेश्चन के आंसर प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि हर क्वेश्चन के आंसर आपके पास प्रेजेंट है। चूंकि सॉरी भी एक आंसर है इंटरव्यू के अंदर, अगर आप सॉरी बोलते हैं ना उसके भी मार्क्स हैं, वो भी इंटरव्यू को पसंद आएगा। क्योंकि सॉरी बोलने से आप 2 फायदा कर रहे हैं, एक तो इंटरव्यू की ईगो हर्ट नहीं कर रहे, आप उसको बता रहे हैं कि आप उससे ज्यादा समझदार नहीं है। दूसरा, आप सॉरी बोल के क्या बेनिफिट कर रहे हैं कि सॉरी बोलने से आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आपको सब कुछ नहीं आता, आप हॉनेस्टी दिखा रहे हैं। तो ये वो ना उन्होंने दुनिया देखी हुई है, जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत मैच्योर और एक्सपीरियंस हैं, उन लोगों को सब कुछ पता है। वो आपके देख के ही, उन्होंने कितने 1000 इंटरव्यू कम से कम वो ले चुके हैं, वो देखते ही बता देंगे कि आप फंबल कर रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है सच रहिए, हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जस्टिफिकेशन के साथ। सपोज जैसे आपका गैप ईयर हो गया, या आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम आए, तो बता दीजिए सर उनको कि सर एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे जो मेरा गैप ईयर इसलिए हो गया क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, या मैं किसी जॉब में था, या फिर सर मैं इतना अवेयर नहीं था, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, इस वजह से गैप ईयर हो गया। मतलब आप जस्टिफिकेशन राइट दीजिए जो भी वैलिड हो, जो भी सही हो। आप आने वाले आंसर में फंस जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल सच्ची, आपके चेहरे पे सच्चाई नजर आनी चाहिए, पर जस्टिफिकेशन हर चीज का देना है। सॉरी भी एक आंसर है, ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि आपको हर कोई आंसर आता है, क्योंकि सॉरी भी एक आंसर है, इसलिए आपको हर एक आंसर आता है। और जो भी आंसर आपको देना है वो सच्चाई से देना है, थोड़ा सा बैलेंस्ड ओपिनियन करके देना है। मतलब आप कोई एक्सट्रीम ओपिनियन मत लीजिए, कोई ये मत कहिए कि किसी एक चीज का पक्ष ले लीजिए। आप बैलेंस बना के रखिए अपने ओपिनियन को कि हाँ सर ये भी सही है, पर इसमें यहां भी कमियां हैं। सरकार के थोड़ा प्रोस गवर्नमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करने से भी मत घबराइए सरकार को। अगर कोई कमियां हैं सरकार के अंदर तो उसको भी बताइए, ये नहीं कि आप कमियों को इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको नहीं बता रहे हैं। हाँ है तो बताइए, और बताइए कि इसको ऐसे समाधान इसका ऐसे निकाला जा सकता है। दूसरा आप क्या रखिए, आप अपने जो आपने आंसर दीजिए, आप अपने आंसर को प्रैक्टिकल रखिए। भाई बहुत थ्योरेटिकल आंसर नहीं देने हैं आपको। ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपसे पूछा गया कि करप्शन कैसे कम करेंगे, तो आपको ऐसे नहीं बोल देना है कि करप्शन कम करने के लिए मैं बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगा दूंगा, या मैं विजिलेंस ऑफिसर को नियुक्त कर दूंगा। प्रैक्टिकल आप बताइए कि भी करप्शन कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। भाई एक मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए, मैं लोगों को ट्रेन करूंगा, जो भी मेरे सबऑर्डिनेट है मैं उनको ट्रेन करूंगा। मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं खुद करप्शन नहीं करूंगा जिससे कि लोग प्रभावित होंगे मेरे करप्शन ना करने से, ठीक है। और मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि सर करप्शन एक कल्चर है, और इस कल्चर से लड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेशन लेवल से, मॉरल एजुकेशन लेवल से। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने आंसर को दीजिए जो प्रैक्टिकल है। यहाँ आप मेंस नहीं लिख रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उनको वर्क एक्सपीरियंस है, उनको पूरी सिस्टम के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं आंसर ऐसे होने चाहिए जो बहुत प्रैक्टिकल हो। सिचुएशनल क्वेश्चन के आंसर भी आपको बहुत प्रैक्टिकल मैनर में देने हैं, जो सिचुएशन है। जैसे वो पूछेंगे आपसे कि भाई कुछ किसान हैं या फिर कुछ लोग हैं जो खेती में फॉरेस्ट के अंदर आ गए हैं, आपको फॉरेस्ट लगाना है, वो मना कर रहे हैं कि आपको पेड़ लगाने के लिए मना कर रहे हैं, आप उनको कैसे मनाएंगे। तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने क्या कहा कि सर
मैं उनको इन्फ्लुएंस करूंगा, अपनी परसुएसिव स्किल से उनको इन्फ्लुएंस करूंगा। मैंने कहा सर मैं ये मानता हूं कि अंततः समस्या का समाधान संवाद से होकर गुजरता है, तो मेरी कोशिश रहेगी पीसफुल मैनर में उनके साथ कम्युनिकेट करूं, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताऊं, उनको बताऊं पेड़ लगाने के क्या बेनिफिट है, उनको बताऊं कि देखो पेड़ लगाने से आपका जो इरोजन है, विंड इरोजन है, वो रुक जाएगा, आपकी सॉइल मजबूत हो जाएगी, आपको अलग सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगी। कहीं ना कहीं मैं उनको मोटिवेट करूंगा और अंततः मैं उस चीज में सफलता मिल जाएगी मुझे, उनको मोटिवेट करने में, उनको प्रमोट करने में, उनको बताने में, उनको समझाने में। और मैं थोड़ा बहुत फंडिंग भी सरकार के माध्यम से उनको करने की कोशिश करूंगा, उनको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ एनजीओ वगैरह अगर उस फील्ड में होंगे तो मैं उनके साथ भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से अपने आंसर को आप बताइए, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप समझते हैं, तो ये आपका होना चाहिए। बाकी क्या है कि आप आंसर ना थोड़ा पॉज लेके बताइए, मतलब बहुत जल्दी मत करिए। जब भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आप थोड़ा सा पॉज लीजिए पहले बताने से पहले, और फिर थोड़ा सा पॉज लेके आप ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए कि जो बोल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप बहुत जल्दी मत मचाइए बोलने की। और जब भी आपको आंसर नहीं आता है तो आप बेस्ट तरीका तो है सॉरी बोलने का, और अगर थोड़ा बहुत आता है तो आप उनसे परमिशन ले लीजिए कि सर क्या मैं इस पर गैस कर सकता हूं, या जितना मुझे लिमिटेड नॉलेज है उसके माध्यम मैं उससे मैं आगे बढ़ सकता हूं, बता सकता हूं उसके लिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को बताइए, मतलब उनके सामने किसी भी तरीके से झूठ बोलने की या झूठ दिखाने की कोशिश मत करिए, वो पकड़ लेंगे आपको। बाकी आप क्या रखिए, अपने चेहरे को हमेशा स्माइल रखिए, हमेशा थोड़ा सा। दूसरा, अपने आंसर को ना थोड़ा सा लीगल और एथिकल मैनर में बैलेंस रखिए, मतलब वो कानूनी रूप से सही हो, संविधान को प्रमोट करता हो, नैतिकता को प्रमोट करता हो। तो ऐसे आप अपने आंसर को बना के रखिए। देन कुछ बेसिक आंसर आप तैयार करके रखिए कि आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं इसके लिए, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन तैयार करके रखिए कि फॉरेस्ट कवर कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हैं जो नहीं लगाने दे रहे हैं, उनको आपको कैसे मनाना है, कैसे मनाओगे। कोई सीनियर है या कोई नेता है वो आपके पास आ जाता है, आप उससे कैसे डील करोगे, वो आपको कुछ गलत काम करने के लिए कहता है। तो ऐसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन, या फिर वो जेंडर जस्टिस से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि कोई वीमेंस है उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ट्रैफिकिंग हो रही है, उनको कैसे रोकोगे, प्रोस्टिट्यूशन को कैसे रोकोगे। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे। बाकी एक चीज और ध्यान रखिए, देखो लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है इस एग्जाम में, जो इंटरव्यू स्टेज में आप हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में बात करिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उनसे परमिशन ले लीजिए कि सर क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूं या मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं। लेकिन जो बेस्ट थंब रूल होता है कि जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछे उसी लैंग्वेज में आप जवाब करें, तो वो बेस्ट तरीका होता है। बाकी आप कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में बात करिए, लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। देन इसके अंदर ना कुछ करंट अफेयर्स भी आप रिवाइज कर लीजिए, जो आपका पीछे एक महीने के ना आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल या डिफरेंट न्यूज़पेपर को पढ़िए और उसकी इंपॉर्टेंट करंट पढ़िए। और वो पढ़ने का तरीका होना चाहिए एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव का, मेंस के लिखने का नहीं, कि मतलब व्यूज होना चाहिए आपका कि ये कोई जो चीज़ है, जैसे फार्म्स बिल है तो भाई फार्म्स बिल्स किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, सरकार कैसे उनको नहीं मना पा रही है, क्या इशू है, ये फार्म बिल्स में के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो इस तरीके के बेसिक जो एनालिटिकल तरीका है उस तरीके से कंटेम्प्रेरी टॉपिक को आप तैयार करके रखिए। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, ये कंटेम्प्रेरी है जो चले आ रहे हैं, इनको तैयार रखिए। और पिछले मतलब इंटरव्यू डेट से पिछले 2-3 हफ्ते पहले की जो 7 न्यूज़ हैं उनको तो आप इन डेप्थ पढ़िए, वो वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो यूपी रिलेटेड भी हो, जैसे यूपी की कोई नई योजना आई हो उस समय, या यूपी गवर्नमेंट ने कोई मेजर स्टेप लिया हो उस समय, तो वो आप पढ़ के रखिए। बाकी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन को थोड़ा बेसिक्स पढ़ सकते हैं, जो भी आप जहाँ भी जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करी है। जैसे अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी तो उससे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतना बेसिक भी पूछा जा सकता है, या व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम, व्हाट इज जनरेटर, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, या इनके फंक्शन क्या है। तो मतलब बहुत बेसिक से आपको जो ग्रेजुएशन को तैयार करना है वो वैसा नहीं करना है जो आपने ग्रेजुएशन में अपना कंटेंट पढ़ा है। आपको तैयार करना है कि एक मैच्योर, एक अवेयर पर्सन कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो वैसे बेसिक्स तैयार करके रखिए, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन तैयार करके रखिए, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ पढ़ के रखिए। आप ग्रेजुएशन का थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। नहीं भी बता पाते हैं तो उसका भी आप वैलिड रीजन देंगे तो भी वो जस्टिफाई है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया हर क्वेश्चन का आंसर है आप पे, बट आपको उसको देना है। यहां मैटर ये नहीं कर रहा कि आप कहते क्या हैं, यहां मैटर कर रहा है कि आप कैसे कहते हैं। व्हाट टू से इज नॉट मैटर, हाउ टू से इज मैटर। तो कैसे कहना है ना, ये इंटरव्यू की सबसे की पॉइंट है। कैसे कहने वाली प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, कि मैं अपने आंसर को कैसे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं, ये मैटर करता है इंटरव्यू स्टेज में आपके लिए।
बाकी आप थोड़ा सा जब इंटरव्यू दे रहे हैं उससे पहले ऐसा नहीं है कि देखो बहुत लोग आपके ट्रांसक्रिप्ट डालेंगे, बहुत लोग आपको बताएं, डाइवर्ट करेंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे। देखो हर किसी की ना पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। आप कितनी भी ट्रांसक्रिप्ट उठा के देख लीजिए, हर ट्रांसक्रिप्ट 90% तो डिफरेंट होती ही होती है, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। तो आप बहुत ज़्यादा ना ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के अंदर या बहुत ज़्यादा किसी की स्ट्रेटजी को लास्ट मोमेंट पर सीखने के ऊपर मत ध्यान दीजिए। हाँ, मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक आध मॉक दे दीजिए। मॉक देने से आपका डर निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा थोड़ी वीकनेस वगैरह के बारे में। तो एक आध मॉक प्रेफर रहता है, तो आप मॉक दे सकते हैं। एक आध जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप देना चाहते हैं तो वो मॉक दे के आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तो ये टोटली रहा था इसके अंदर। बाकी यही सब कुछ है। और हाँ, इसको इंटरव्यू के लिए ना आप ये मान के चलिए कि ये प्रोसेस को एंजॉय करिए। इंटरव्यू एज अ प्रोसेस, ये मत सोचिए कि भाई एक दिन जाके मेरा रिजल्ट आएगा और उसमें मेरा नाम आ जाएगा, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हैं तो वो जो एनवायरनमेंट है, वहाँ जो अलग अलग बच्चे आएंगे, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा, मुझे उनसे नया सीखने का मौका मिलेगा। वहाँ जो अलग अलग, क्योंकि वो लोग भी प्री मेंस क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो उनसे मैं कम्युनिकेट करूँगा। उनसे आप बातचीत करिए, आप खाली मत बैठिए, नर्वस मत होइए। आप उनसे बातचीत करिए, आप पूछिए कि भाई वो कहाँ से आए हैं, वो उन्होंने कैसे कैसे तैयारी करी, या फिर वो कैसे कैसे पढ़ाई करी। मतलब जो जनरल बातें होती हैं। अगर जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ लोग मुझे इंदौर से मिले तो मैंने कहा कि सर आप तो काफ़ी क्लीन सिटी से आ रहे हैं, क्योंकि वो स्वच्छ भारत रैंकिंग में नंबर 1 पे होती है। ऐसी मैं आरओ से मिला, आरओ मेरी फाइल चेक कर रहे थे, जो रिव्यू ऑफिसर होते हैं। तो मैंने उनसे बातचीत करी कि सर आपका ये सिलेक्शन कैसे हुआ था, आपका प्रमोशन कैसे होगा। उन्होंने मुझे चाय ऑफर करी, मुझे बिस्कुट ऑफर करी, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप चाय बिस्कुट नहीं खा के जाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो देखो वो कम्युनिकेशन स्किल होगी, वहाँ से मोटिवेशन आई कि मतलब वो वहाँ से क्या हुआ कि मैं उस एनवायरमेंट में ढल गया। तो कहने का मतलब है कि आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस एनवायरमेंट के हिसाब से आप ट्रीट करिए। आप उसको एक नॉर्मल डे मानिए कि एक जस्ट नॉर्मल डे है आपकी लाइफ का, जो बीत जाएगा, एक दिन बीतना ही है उसको। तो वो क्या है कि आप उसको एक नॉर्मल डे मानिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ये सोचिए कि आप जब इंटरव्यू दे रहे होंगे, जो इंटरव्यू आपका सामने ले रहा होगा वो इंसान काफ़ी मैच्योर्ड है, एजुकेटेड है, उससे बात करने का मौका मिल रहा है आपको, उस रूम में एंट्री करने का मौका मिल रहा है, उस कॉरिडोर में जाने का मौका मिल रहा है जहां इंटरव्यू होता है, कमीशन को देखने का मौका मिल रहा है। इलाहाबाद जा रहे हैं तो कुछ 2-3 मोन्यूमेंट्स घूम के आ जाइए, आप ट्रेन के सफर को मौका मिल रहा है। मतलब ऐसे प्रोसेस को एंजॉय करिए। इस चीज़ को आप एंजॉय करेंगे ना तो आपको इंटरव्यू एज अ लोड नहीं लगेगा, आपको एक नॉर्मल डे लगेगा और उसमें आप अपना बेस्ट दे देंगे। तो कहीं ना कहीं यही मैंने तरीका अपनाया इंटरव्यू की तैयारी के अंदर। बाकी जो मैंने 3 वीडियो और बनाई है प्रीलिम्स से रिलेटेड, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड और फॉरेस्ट से रिलेटेड, आप वो भी देख सकते हैं। और ये एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने ये बताने की कोशिश करी कि मैंने कैसे इस एग्जाम के लिए मेहनत करी। फाइनली मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपनी स्ट्रेटजी बताने के लिए, और मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे को यहाँ तक देखा, यहाँ तक सुना। बाकी आपके कुछ डाउट हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी बताई भी है, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, shashank12gupta34@gmail.com। आप इस पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।